हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में विच इज़ लॉज ऑफ मोशन 11। अब तक हम लोग ने नंबर से समझ सकते हो 10 लेक्चर्स अपलोड कर दिए ये चैप्टर में। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, चले ही जा रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो, ख़त्म ही कर देंगे। तो जो अब तक 10 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस वीडियो का जो टाइटल होता है उसके बगल में एक मोर करके बटन होता है, वहाँ दबाओगे तो वहाँ मिल जाएगा। बाकी तो तुम लोग अभी के टेक एडवांस्ड हो तो तुमको पता ही होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है। चलो, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, या टॉर्क ड्यू टू फोर्स, टॉर्क ड्यू टू कपल, ये सब हमने डिटेल में किया। तो आज हमको है ना एक चीज़ समझना है विच इज़ कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। हमको समझना है कि एक बॉडी को कब हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और कौन कौन से टाइप का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है ये भी हमको समझना है। देखो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी पे जो फोर्स या टॉर्क ये सब कुछ लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कौन कर सकता है? ये बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है इक्विलिब्रियम में, इसको डिस्टर्ब कौन कर सकता है? एक फोर्स लगा दूँ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक टॉर्क लगा दूँ, वैसे मैं ये ऐसे मैं टॉर्क लगाऊँ तो देखो घूम गया ना पेन, तो टॉर्क इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक फोर्स, एक टॉर्क, ये सब चीज़ें बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं। तो जब हम लोग फोर्स का बात करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम होता है, और जब हम लोग टॉर्क का बात करते हैं तो दूसरा इक्विलिब्रियम होता है, और दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में स्पेसिफिकली दो चीज़ों का इक्विलिब्रियम देखा जाता है। एक होता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मतलब किसी बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो ज़ीरो है, और एक होता है रोटेशनल। ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। दोनों को समझते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंबाइन होके हमको देते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मालूम है? ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है? बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, या किसी एक लाइन में मोशन हो रहा हो, सर्कल के अलॉन्ग मोशन हो रहा हो, ये सब ट्रांसलेशनल है। वेयरएज जब बॉडी रोटेट करता है तो वो रोटेशनल मोशन है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम लोग पहले ट्रांसलेशनल मोशन को अच्छे से समझते हैं, या सॉरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब होगा कि जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो नेट फोर्स ऑफ कोर्स वेक्टोरिकली ऐड होके क्या आना चाहिए? ये सब ऐड होके आना चाहिए ज़ीरो। दिस टोटल हैज़ टू बी ज़ीरो, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ ज़ीरो। सपोज़ कितने फोर्सेस हैं? 1 से लेके n फोर्सेस हैं। तो ये दोनों कंडीशंस, या बेसिकली एक ही कंडीशन, इसको दो तरीके से लिखा है। ये कंडीशन बताती है कि कोई बॉडी कब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे बोलने के लिए ये पेन यहाँ पे रखा है, तो क्या ये पेन पे फोर्सेस नहीं है? हम लोग लिख रहे हैं ना नेट फोर्स ज़ीरो, ऐसा नहीं है, फोर्सेस हैं, बट सब फोर्सेस ऐड होके ज़ीरो हो जा रहे हैं। कैसे? जैसे देखो, जितना इसका वेट है नीचे की तरफ उतना ही मेरे हाथ की वजह से इस पर नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ। तो नीचे और ऊपर का जब फोर्स इक्वल है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। सो दैट इज़ हाउ यू डिसाइड दैट द बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वेयर एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट टॉर्क मस्ट बी ज़ीरो, या तुम समझ गए होगे, समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी ज़ीरो। जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं बॉडी पे या तो उनका एडिशन ज़ीरो हो जाए, या तो टॉर्क ही ज़ीरो हो, नेट टॉर्क जो लग रहा है वो ज़ीरो हो। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज़ ये पेन अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करता हूँ, बैलेंस ही नहीं हो रहा है। देखो, ग्रेविटी बड़ी बेकार चीज़ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते हैं, देखो जैसे ये यहाँ पे बैलेंस में है, तो ये इस टाइम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कैसे? यहाँ का वेट इसको इस तरफ रोटेट करना चाहता है ऐसे, और यहाँ का वेट इसको ऐसे रोटेट करना चाहता है, बट ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों ऑपोजिट है ना, तो दोनों टॉर्क्स देखो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, नेट टॉर्क क्या है? ज़ीरो है। देखो तुमको एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ ये चीज़।
ये पेन का इतना पार्ट का जो मास है या इतने पार्ट का जो वेट है वो उसको इधर की तरफ रोटेट करना चाहता है, ऐसे लाइक दिस, और इतना पार्ट का जो वेट है वो ऐसे रोटेट करना चाहता है। तो दोनों टॉर्क्स ऑपोजिट हैं और इक्वल हैं, इसलिए कैंसल आउट होके ज़ीरो हो गए हैं। तो ऐसे केस में हम लोग बॉडी को बोलते हैं कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया? सिंपल था एकदम। ओके, तो ये ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब दोनों होता है तब हम लोग बोलते हैं कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। समझा? तो फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों कंडीशंस होने चाहिए, नेट फोर्स भी ज़ीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। देखो, नेट फोर्स ज़ीरो होने का कहीं पे मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स ही नहीं है बॉडी पे, नहीं, फोर्सेस हैं, लेकिन उन सब फोर्सेस का एडिशन ज़ीरो आ रहा है। वैसे ही नेट टॉर्क ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं है कि टॉर्क ही नहीं है बॉडी पे, टॉर्क्स हैं, लेकिन उन सब का एडिशन क्या आ जा रहा है? ज़ीरो आ जा रहा है वेक्टोरिकली। So this is very very important. I hope you have understood what mechanical equilibrium is. ठीक है, चलो इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। 3 टाइप्स के मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, तुमको काम आएंगे बार बार। फर्स्ट टाइप है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम अगर हम लोग डिस्टर्ब करें, सुनो ठीक से, कोई ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम अगर हम लोग डिस्टर्ब करें, कौन सा इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो किसी ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब करें तो वो ऑब्जेक्ट फिर से अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर ले खुद से, उस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे हम लोग स्टेबल। मतलब जैसे ये पेन, इसको मैं ग्राउंड से उठाऊं, जैसे मैं इसको छोड़ूं तो कहाँ जाएगा? ग्राउंड पे गिरेगा, राइट? अच्छा, मैं इसको ग्राउंड से उठाऊं और छोड़ूं तो जितनी बार ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जाके छोड़ूंगा, हर बार वो खुद से नीचे आएगा। मुझे उसको नीचे लाने के लिए कुछ करना है क्या? नहीं। अच्छा देखो, ये पेन यहाँ पे स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, बट अगर ये मेरे हाथ से गिर जाए तो क्या ये खुद से ऊपर उठ के आ सकता है हाथ पे? नहीं। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ नहीं। समझ में आया? बट ग्राउंड वाला केस, जितनी बार ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जाके छोड़ोगे, बार बार ग्राउंड पे भाग के आ रहा है, बार बार ग्राउंड पे भाग के जाएगा। यस और नो? तो ग्राउंड वाला जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? स्टेबल है। सो इफ अ बॉडी और if a body can regain its equilibrium after it's disturbed, अगर वो डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम तो भी उसको रीगेन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, जैसे ये कटोरी है ना, बाउल, एक बोल है या कटोरी है, इसमें एक मार्बल रखा है। ये मार्बल जब यहाँ पे पड़ा हुआ है तब इक्विलिब्रियम में है ना। सपोज़ मैं ये मार्बल को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो मुझे पता है कि थोड़े टाइम में ये यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ करके यहीं आके सेटल होगा। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। समझा? अभी आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। इसको तुम कहीं ले जाके भी छोड़ोगे, कहीं भी मार्बल को कहीं पे भी ले जाके छोड़ोगे इस पूरे बोल में, हर बार आके यहीं पे सेटल हो जाएगा। तो ये वाला जो पोजीशन है वो कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। वैसे ही दूसरा होता है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो तुम समझ ही गए होगे, मैंने अभी तुमको हाथ वाला एग्जाम्पल दिया ना। हाथ पे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो ऐसा इक्विलिब्रियम है जो खुद से अटेन नहीं करेगा। मतलब ये मार्कर मेरे हाथ पे है इक्विलिब्रियम में, बट जब गिर जाता है तो खुद से वापस नहीं आता हाथ पे। जैसे कि यहाँ पे तुम इसको डिस्टर्ब कर देते हो तो खुद से यहाँ पे आ रहा है, मार्कर खुद से उठ के वापस नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं मालूम है? जैसे ये उल्टा बॉल वाला एग्जाम्पल। ये कटोरी को उल्टा करो और इस पर मार्बल को ऐसे टिका के स्टेबल कर दो, तो यहाँ पे भी रुक तो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना, रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसे? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। बट इसको थोड़ा भी तुम अगर डिस्टर्बेंस दो तो ये नीचे चला जाएगा और वापस ऊपर नहीं आएगा। समझा क्या बोला? ये नीचे जाएगा तो वापस ऊपर थोड़ी आएगा। मार्बल बोलेगा अरे नीचे चले गए, चलो ऊपर जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। समझा? तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस है। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। ये स्टेबल है, जहाँ बॉडी बार बार जाएगा, तुम उसको कितना भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, बॉडी फिर से रीगेन करेगा। ये ऐसा है कि एक बार डिस्टर्ब हुआ तो वापस रीगेन नहीं करेगा। ठीक है?
एंड लास्ट में है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तुमको डेफिनेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन कहीं पूछता नहीं है, ये तो बस तुमको आइडिया लगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ इसलिए एक का लिख दिया, बाकी इतना कुछ वो नहीं है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी क्या है, ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जो पोजीशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया है बॉडी तो है, उसको कहीं भी शिफ्ट करो तुम वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एग्जाम्पल के लिए ये ग्राउंड है, इस पर एक बॉल रखा हुआ है। अब ये बॉल को तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, हर बार कहाँ है, इक्विलिब्रियम में ही तो है हर केस में, क्योंकि यहाँ हाइट ही नहीं चेंज हो रही है, डिस्टर्बेंस ही नहीं आ रहा है। तो ये जो पूरे हर एक जो इक्विलिब्रियम है ये सारे कैसे हैं, न्यूट्रल है। मतलब ये पोजीशन न्यूट्रल है, पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है इसका इक्विलिब्रियम। एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया तो उसको कहीं भी उठा के रखो, वो हर जगह पे क्या है, इक्विलिब्रियम में है। समझा? तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है समझना, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, एकदम ईजी है। बस ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का आइडिया तुमको ज़रूरी है, क्योंकि तुमको 12th में बहुत काम आता है ये। जब हम लोग डाइपोल का रोटेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, तब बहुत अच्छे से काम में आएगा। तो ये अभी पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम एक छोटा सा क्वांटिटी पढ़ लेते हैं चैप्टर में, इम्पल्स। उसके बाद बड़ा एक टॉपिक का लेक्चर में बनाऊंगा, ये छोटा लेक्चर ही होगा, एक ही छोटा टॉपिक बाकी है। फिर एक और लास्ट लेक्चर बनेगा सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। ये नोट डाउन करो, हो गया नोट डाउन। चलो अब हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ लेते हैं इम्पल्स करके। आई होप तुमको ये सब समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है ये। लेक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखो, और जो भी मैं बातें बोलता हूँ, जो भी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ उसको लिख लिया करो, तो तुमको कुछ भूलेगा नहीं। अदरवाइज़ तुम कितना भी ट्राई करो, हाँ सर तो अच्छा समझा रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं भूलेगा, नहीं, भूल जाता है। कितना भी अच्छा कोई पढ़ाए, कितना भी अच्छा किसी को समझे, लेकिन वो थोड़े टाइम में भूल ही जाता है, क्योंकि तुमको पढ़ने के लिए इतना कुछ है। केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, उसमें मैथ्स पढ़ोगे, तो कैसे याद रहेगा सब। तो इट्स बेटर कि तुम नोट्स भी बनाया करो ना। तुमको नोट्स बनाने के लिए स्टार्ट से ही बोल रहा हूँ, जब भी लेक्चर देखो तो बैठ के नोट्स बनाया करो, सो इट्स मच बेटर। ओके, चलो एक क्वांटिटी पढ़नी है हमको, छोटा सा क्वांटिटी है, छोटा सा मतलब एक सिंपल सा क्वांटिटी जो हमको पढ़ना है, विच इज़ कॉल्ड एज इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। देखो इसका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं, बस ये बचा हुआ टॉपिक है तो मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। मैं हेडिंग भी डाल दूंगा। जो सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए वीडियो देख रहे थे, तो यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो गया, अब इम्पल्स का बात कर रहे हैं हम लोग। देखो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है, जब भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है, ये हमको मालूम है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। वी नो फ्रॉम second law, what do we know? We know that force is equal to change in momentum, correct, dp by dt। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि बॉडी पे फोर्स काफ़ी टाइम तक लगा है, काफ़ी टाइम तक लगा है, जैसे डेल्टा टी, ये तो बहुत छोटे टाइम के लिए है ना, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये चीज़ हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ी है। ये एवरेज चेंज है विथ सम एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस चेंज है, मतलब बहुत छोटा चेंज है। डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डी टी मतलब एक बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरएज ये एक काफ़ी लंबा एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टाइम का वैल्यू जो हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड का इंटरवल है, तो यहाँ डेल्टा टी आएगा। वेरएज जब मेजर नहीं कर पाते हैं, बहुत छोटा इंटरवल होता है, तो वो टाइम पे हम डी टी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल को हिट किया, तो कितने टाइम के लिए बैट्समैन क्रिकेट बॉल पे फोर्स लगा रहा है, वो तो जस्ट एक कॉन्टैक्ट है ना, बैट से बॉल हिट हुआ और तुरंत बॉल चला गया, तुमको दिखाई भी नहीं पड़ता कभी कभी कि कब मार दिया। तो वो जो कॉन्टैक्ट है तभी तो फोर्स लगा ना, और वो जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है, वो 1 सेकेंड में नहीं, वो 1 सेकेंड के 50वें 60वें हिस्से में है। तो इतना छोटा जब टाइम होता है तो उस टाइम पे हम dt यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब केसेस में जो अपने को टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से मैं फॉर्मूला बनाऊं तो मुझे डेल्टा p क्या मिलेगा बताओ, डेल्टा p हो जाएगा f डेल्टा t, हाँ या ना।
डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम, ये सुनो, डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम। एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड। और डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। तो कभी किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाया जाता है तो उसके जो टोटल मोमेंटम का चेंज है वो फाइंड आउट करते हैं फोर्स इनटू टाइम से। जैसे तुमको कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट पे 2 सेकंड के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बताओ टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो तुम बोलोगे 5 इंटू 2। 5 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड के लिए, 5 इंटू 2 यानी 10। ठीक है, इसी चेंज इन मोमेंटम को हम लोग नाम देते हैं इम्पल्स। इसी चेंज इन मोमेंटम को हम लोग क्या नाम देते हैं? बोलो, इम्पल्स। सो इम्पल्स ऑफ अ बॉडी और इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज बेसिकली डिफाइंड एज टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो पूरे लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है उसी को एक नाम दिया है इम्पल्स। ठीक है, अब देखो इम्पल्स डिफाइन करना ज़रूरी होता है। क्यों इम्पल्स डिफाइन करना ज़रूरी होता है? क्योंकि हर केस में जो टाइम है वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल मतलब इतना इजीली समझ में नहीं आता। कहीं कहीं पे टाइम बहुत ही छोटा होता है। कहाँ छोटा होता है? जैसे मैंने बताया ना, क्रिकेट बॉल को कोई बैट्समैन हिट करता है तो टाइम ड्यूरेशन इतना छोटा होता है कि पता भी नहीं चलता कब फोर्स लगा है। तो वो केस में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। सो व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी शॉर्ट, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो वो टाइम पे ना हमको फोर्स का इफेक्ट दिखाई पड़ता है। मतलब हमको दिखाई पड़ता है कि बॉल कितनी दूर जा रही है, बॉल का स्पीड कैसे चेंज हुआ। क्रिकेट से कनेक्ट करो इसको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब बैट्समैन बॉल को हिट कर रहा है तो बॉल कब हिट हुई वो नहीं दिखाई पड़ता है, बट बॉल को क्या हुआ वो दिखाई पड़ता है। बॉल कहाँ गई, कितने हाइट पे गई, कितने स्पीड से गई, ये सब हम मेजर कर पाते हैं। तो जब ऐसा केस होता है तो हम लोग dp/dt या dp को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f/dt। तो हम क्या करते हैं मालूम है? पहले बहुत छोटे इंटरवल में मोमेंटम का चेंज निकालते हैं और फिर अगर हमको कोई पूछता है कि बताओ पूरा इंटरवल में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा, मतलब पूरा मोमेंटम चेंज कितना हुआ होगा, सो टोटल मोमेंटम चेंज निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं? बोलो, इंटीग्रेट कर देते हैं। तुमने सही गेस किया। देखो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मेरा वीडियो देख लो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का और समझ लो क्या होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। मैंने चैप्टर जब पढ़ाया स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या जब बोल सकते हो मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ाया है, HSC बोर्ड वालों को समझो। मैंने जब मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ाया तो उसका एक लास्ट लेक्चर ये डाला था मैंने, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर फिजिक्स। तो परेशान हो जाओगे इसलिए पढ़ लो। टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो ये हो जाएगा dp इंटीग्रेशन में इक्वल्स टू इंटीग्रल f/dt। तो अगर हमको कोई बोलता है 0 से t टाइम तक फोर्स लगाया है तो 0 से t टाइम और मोमेंटम p इनिशियल p फाइनल, ये बेसिकली dp क्या है? बहुत छोटा चेंज है। तो टोटल चेंज निकालना है तो ये हो जाएगा p इनिशियल p फाइनल, और इसको फिर से हम क्या बोल देते हैं? इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, चाहे जैसे याद रखो। देख लो ध्यान से, मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ से फॉर्मूला। देयरफॉर इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल f/dt फ्रॉम टाइम 0 to t। ठीक है, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है। इसी को नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। जैसे कोई तुमको बोले कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, 10 सेकेंड के लिए लगाया है, तो इफेक्ट 5 न्यूटन नहीं है, 5 इंटू 10 है। समझा? अभी इस हाथ पे मैं 5 न्यूटन के फोर्स से मारूं बट 10 सेकंड तक मारूं तो इफेक्ट जो होगा वो 5 न्यूटन का नहीं होगा। 5 न्यूटन 10 सेकंड तक लगा ना, तो टोटल इफेक्ट हो जाएगा 5 इंटू 10। समझा? यही टाइम ड्यूरेशन कम कर दूँ तो इफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाऊं तो 5 इंटू 5 अब 25 का इफेक्ट हो गया, 5 इंटू 10 यानी 50 का इफेक्ट। तो ये डिफरेंस है। टोटल इफेक्ट के लिए फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसका SI यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? अच्छा, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना
क्योंकि मोमेंटम का चेंज है ना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया एसआई यूनिट। डायमेंशंस निकाल सकते हो, डायमेंशंस बताओ क्या होंगे। न्यूटन के डायमेंशंस होते हैं L1 M1 T-2 और यहाँ पे सेकंड है तो इस सेकंड का T⁻1 इसको आके कैंसिल करके हमको देगा L1 M1 T-1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आया होगा इम्पल्स क्या है, इतना ही है इम्पल्स, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, खाली तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये अगर ज़्यादा कुछ परेशानी लगा तो बस इतना याद रखो, फोर्स इनटू टाइम, बस इतना ही होता है, फोर्स इनटू टाइम। इसी को इंटीग्रेशन जब तुम करोगे ना तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मालूम है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। जिसको इंटीग्रेशन पता होगा उसको मालूम है ये क्या किया है मैंने, dt का इंटीग्रेशन t होता है और लिमिट 0 से t लगा दिया है, तो ये फोर्स इनटू टाइम, ये आ गया इम्पल्स का फॉर्मूला, समझा। तो बस इतना याद रखना है तुमको, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है और इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होता है। ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई परेशानी का बात नहीं, इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जहाँ आएंगे वो मैं हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। ये याद रखो खाली, फोर्स इनटू टाइम जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, समझा। ओके, तो ये इम्पल्स के बारे में अपना डिस्कशन था। आई होप इम्पल्स सब कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, छोटा ही है, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ये 2 चीज़ें ही मुझे कवर करनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिटेल में कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलो, आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।